हे गाइस, वेलकम बैक टू अगेन ऋषभ बिहार। मैं तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा होस्ट AK वाशु। ये जो वीडियोस होने वाला है फंडामेंटल ऑफ आईटी में यूनिट 1 में हम लोग कवर कर रहे थे, जिसका नाम है बेसिक ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। उसका नहीं, लेक्चर 2 होने वाला है। लेक्चर 1 और एक इंट्रो लेक्चर चैनल पे पहले से अपलोडेड करा हुआ है। नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें एक प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक करोगे तो इकट्ठे सारे लेक्चर्स तुम्हें वहाँ पे मिल जाएंगे। तो मेक श्योर तुमने वो लेक्चर्स देखा हुआ होगा, इंट्रो लेक्चर और लेक्चर 1। ये लेक्चर 2 होने वाला है, ठीक है। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। इसके पहले लेक्चर में मैंने ना फ्रंट एंड और बैक एंड कवर कर लिया था। अब ना इसमें हम स्टोरेज डिवाइस के बारे में बात करते हैं, जो तुम्हारा सिलेबस का एक टॉपिक होने वाला है। तो हम स्टोरेज डिवाइस इन कंप्यूटर सिस्टम के बारे में बात करते हैं भाई। स्टोरेज डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम में कौन कौन से होते हैं? देखो, जनरली 2 स्टोरेज डिवाइस होते हैं भाई। एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होता है, एक तुम्हारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है भाई, ठीक है। ये तो लॉजिकल तुम्हारे माइंड में काम करना चाहिए। जनरली यार मैं तुम्हें रिलेट कराने का ट्राई करता हूँ। तुमने ना फ़ोन लिया होगा अपना, तो फ़ोन में ना जनरली लोग देखते हैं रैम और रोम। तो जो तुम्हारा रैम हो जाता है वो तुम्हारा प्राइमरी के अंदर आ जाता है, जो रोम हो जाता है वो तुम्हारा सेकेंडरी के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज। स्टोरेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम यानी कि स्टोरेज कितने टाइप के होता है? तो जनरली 2 टाइप के होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब ये देखो, ये प्राइमरी स्टोरेज है और ये सेकेंडरी स्टोरेज है, दोनों को ना डिफाइन कराया गया है। ये हो गया, ये तुम्हारे नोट्स बनाने का तरीका हो गया, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं, हम ये रिलेट कराने का ट्राई करते हैं या फिर तुम्हारे माइंड में या फिर कर लो समझाने का ट्राई करते हैं कि प्राइमरी स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज चीज़ क्या है। तो बेसिकली यार देखो, पहले हम लोग कंप्यूटर मेमोरी के बारे में बात करते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी एक्चुअल में चीज़ क्या है, ठीक है। स्टोरेज मतलब समझ में आ रहा होगा, जहाँ पे चीज़ों को स्टोर करके रखा जाता है ना, उसे हम स्टोरेज डिवाइस कहते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर मेमोरी इज द स्टोरेज स्पेस इन द कंप्यूटर। जैसे कि बेसिकली यार तुम अपना घर ले लो, ठीक है ना। तो जहाँ पे हम लोग लाइक ना घर में हम लोग के एक स्टोर रूम होता है, या फिर ना सामान रखने के लिए, लाइक यार तुम अपना गोदरेज ले लो एक तरह से, या फिर कोई भी ऐसा जगह ले लो जहाँ पे चीज़ों को स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है ना। जैसे कि तुम अपना गोदरेज ले लो एज ए एग्जाम्पल, ठीक है ना। वहाँ पे क्या करते हो हम लोग? अपने कपड़े को रखते हैं वहाँ पे। तो कपड़े को रखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? कपड़े को स्टोर करके रखते हैं, जब ज़रूरत हो वहाँ से निकाल लिया। तो बेसिकली यार हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ना एक स्टोरेज स्पेस होता है। बेसिकली इस स्पेस का ये काम होता है ना कि चीज़ को यहाँ पे रखा जाए, अच्छे से रखा जाए, जब ज़रूरत हो तो यहाँ से ले लिया जाए। बेसिकली ये होता है। तो कंप्यूटर मेमोरी इज द स्टोरेज स्पेस इन द कंप्यूटर सिस्टम। क्या होता है? एक स्टोरेज स्पेस होता है हमारे कंप्यूटर में, जिसे हम कंप्यूटर मेमोरी के नाम से जानते हैं। वेयर डाटा इज टू बी प्रोसेस्ड एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेसिंग आर स्टोरेज। लाइक ना कि हम लोगों ने जैसे कि देखो, कंप्यूटर में मेन चीज़ जो होता है ना भाई, तुम्हारा डाटा होता है। डाटा तुम्हारा कितना सेफ है, कितने अच्छे से तुम उसे रख रहे हो। लाइक ना मान लो कि तुम्हारे पास कोई डाटा है, लाइक तुम्हारे पास स्टडी मटेरियल है, ठीक है ना। यूनिट 1, यूनिट 2, 3, 4, 5 सब्जेक्ट वाइज तुम्हारे पास नोट्स है। अब तुमने ना उसे अच्छे से पहले तो चीज़ को देखा, क्या यूनिट 1 है कि नहीं, 2 है कि नहीं, उन चीज़ों को लाइक PDF है, ठीक है ना। तो उसको तुमने पढ़ा, उसके बाद पढ़ करके कुछ इंस्ट्रक्शन दिया अपने कंप्यूटर को। लाइक यहाँ से ना मैंने कॉपी करा, प्रोसेस करा, मतलब कि पहले मैंने देखा, चीज़ को देखा क्या है क्या नहीं है, फिर उसको इंस्ट्रक्शन दिया लाइक कॉपी करा। चीज़ को कॉपी पेस्ट करते हैं ना हम लोग, यहाँ से उठा के वहाँ पे डालते हैं। जैसे कि तुम्हारा गोदरेज है भाई, तो तुमने कपड़ा अपना पहले धोया होगा, उसके बाद ना उसे सुखाया होगा लाइक धूप में दे करके, फिर ना उस कपड़े को इंस्ट्रक्शन दिया होगा, या फिर तुम खुद इंस्ट्रक्शन लिए होगे कि इस कपड़े को यहाँ पे ले जा करके रखना है। तो वो जो यहाँ से कपड़ा वहाँ लेकर के जा रहा हूँ ना, इसको कहते हैं इंस्ट्रक्शन। तुम्हारे माइंड में इंस्ट्रक्शन आया होगा कि भाई देखो, इस कपड़े को यहाँ पे रखेंगे तो थोड़ा सही से रहेगा। तो बेसिकली वही होता है, कॉपी करके पेस्ट कर दिया तुमने, या फिर कह लो मूव कर दिया। एक्चुअल में कपड़ा यहाँ पे था, उसको मूव करके तुमने अपने गोदरेज में रखा, या फिर अपना जहाँ भी अलमीरा जो भी होता है वहाँ पे तुमने रखा। तो क्या क्या कपड़े को यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करा। तो कंप्यूटर में 2 चीज़ होता है भाई, एक कॉपी होता है, एक मूव करना होता है। तो ठीक है, कॉपी क्या होता है? कॉपी होता है मतलब डुप्लीकेट, ठीक है ना। जैसे कि तुम लोग प्रिंट आउट कराते हो तो कहते हो ना कि हम भैया एक कॉपी निकाल दो, 2 कॉपी निकाल दो इस चीज़ का। तो बेसिकली क्या कर रहे हो तुम लोग? चीज़ का दूसरे चीज़ में डुप्लीकेट बना रहे हो। अब होता है एक मूव करना। मूव करने का मतलब है कि ये डुप्लीकेट नहीं उसको बनाना, ना ही कॉपी करना,
एक चीज़ को उठा करके दूसरे जगह पे डाल देना, वो वहाँ पे नहीं मिलेगा। कॉपी करने का मतलब होता है उसका डुप्लीकेट बनाना, उसका क्लोन बनाना। उसके बाद रिक्वायर फॉर द प्रोसेसिंग आर स्टोरेज, जो भी तुमने इंस्ट्रक्शन लिया है, जो भी रिक्वायर्ड डाटा है, उसको सही से तुम अगर स्टोर नहीं करोगे तो जब ज़रूरत है तुम्हें उस टाइम तुम उसे खुद ढूंढ नहीं पाओगे। लाइक अब जैसे कि मेरे पास एक नोट्स है, ठीक है ना, उसको मैंने स्टोर करा कहीं पे, कहीं पे जाकर के मैंने कॉपी या फिर मूव करके पेस्ट कर दिया वहाँ पे। तो भाई जब ज़रूरत है उस चीज़ की, मेरे को वो मिल नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि उसको मैंने प्रोसेस करके स्टोर सही जगह पे नहीं किया। अगर उसको स्टोर करा होता सही जगह पे तो मेरे को पता होता ना कि यहाँ पे ये चीज़, ये फोल्डर या फिर ये फाइल के अंदर रखा हुआ है, तो उस चीज़ को मैं उस टाइम एक्सेस कर पाता ईजिली। ठीक है, तुम समझ पा रहे हो मेरी बात। द मेमोरी इज डिवाइडेड इंटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स आर सेल्स। कहने का मतलब है ना कि जो तुम्हारा मेमोरी होता है, ठीक है ना, वो एक लार्ज पार्ट होता है, उसको डिवाइड किया जाता है स्मॉल पार्ट में, जिसको हम सेल्स या फिर पार्टीशन बोलते हैं। बेसिकली ना तुम्हारा एक हार्ड डिस्क दिया हुआ तुम्हारे कंप्यूटर में, लाइक तुम्हारे कंप्यूटर या फिर लैपटॉप या फिर तुम्हारे पीसी का या फिर तुम्हारे सिस्टम का इंटरनल जो स्टोरेज है वो 1000 जीबीज है, यानी कि 1 TB है, जिसे 1000 GB को 1 TB जनरली बोला जाता है। तो तुम्हारे पास इतना बड़ा स्टोरेज है भाई, तो जाहिर सी बात है ना, लार्ज नंबर ऑफ स्टोरेज है तुम्हारे पास, उसको तुम स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तभी ना वो सही रहेगा। लाइक मेरे पास ना एक बहुत बड़ा घर है, ठीक है ना, तो उसको मैंने लार्ज छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करा ना, रूम बाय रूम, किचन 2 दे दिया, बाथरूम दे दिया, रूम दे दिया, लाइक इस तरह से मैंने चीज़ों को डिवाइड करा, तो उसे बेसिकली हम सेल्स बोलेंगे। ठीक है, या फिर ये जो डिवाइड करना होता है, इस प्रोसेस को हम लोग पार्टीशन बोलते हैं। इन द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर हम लोग इसको पार्टीशन बोलते हैं। एक लार्ज नंबर में स्पेस है तुम्हारे पास, लाइक इतना स्टोरेज है तुम्हारे पास, उसको तुमने छोटे छोटे डिवाइड में, छोटे छोटे पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया, उस स्पेस को, उस स्टोरेज को, तो उसे हम पार्टीशन बोलते हैं इन द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर के लैंग्वेज में हम उसको पार्टीशन बोलेंगे। ये जरूरी होता है भाई। आप लाइक जैसे कि देखो मेरे पास 2000 GB पड़ा हुआ है, 2000 GB को मैंने 4 भाग में डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, 4 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया 500 GB करके। तो जाहिर सी बात है ना, इस 500 GB में मैं कुछ मूवीज़ रख लूँगा, इस 500 GB में मैं वेब सीरीज़ रख लूँगा, इस 500 GB में मैं अपना स्टडी मटेरियल रख लूँगा। तो इस तरह से क्या होता है ना कि चीज़ को आसानी ढूंढने में ना, तुम्हें जब ज़रूरत होगी तुम्हें तो ढूंढने में, जैसे कि ना मैंने 500 GB में मूवी रख लिया, इधर 500 GB मैंने वेब सीरीज़ रख लिया। अब मेरे को मान लो कि जब मूवी देखना है तो जाहिर सी बात है मैं इसको ओपन करूँगा। अब सारे इकट्ठे एक साथ होते हैं, लार्ज नंबर 2000 GB एक साथ होता, तो उसके अंदर मुझे ढूंढना पड़ता भाई ये मूवी है, ये वेब सीरीज़ है, तो इसीलिए वो इसको स्मॉल पार्ट में डिवाइड करा जाता है ताकि तुम्हें आसानी हो। ईच लोकेशन और सेल हैज़ अ यूनिक एड्रेस। लाइक देखो यूनिक एड्रेस का एक सीन होता है। यूनिक एड्रेस मैंने अभी बताया ना कि यूनिक एड्रेस इसलिए हो जाता है क्योंकि देखो एक जगह अगर इकट्ठा रहेगा ना तो चीज़ को ढूंढने में बहुत टाइम लग जाता है भाई। तो इसको आसान बनाने के लिए हम उसे डिवाइड कर देते हैं। अगर डिवाइड करा तो इसका एड्रेस अलग होगा, इसका एड्रेस अलग होगा। तुमने ना कंप्यूटर में माई कंप्यूटर जनरली ओपन करा होगा, तो उसमें रहता ना लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी, लोकल डिस्क ई, उसको तुम रीनेम कर सकते हो। सी को रीनेम नहीं कर सकते, डी को रीनेम कर सकते हो। तो ये बेसिकली क्या है, सबका एक यूनिक एड्रेस है, मतलब अलग अलग एड्रेस है। अब जैसे कि ना तुम्हारा मान लो कि घर ही है, ठीक है ना, उसमें 2 फ्लोर है। अब तुमने ना कोई सामान मंगाया कोरियर से, ठीक है, तो कोरियर वाला सामान आएगा तो जनरली उसे बताओगे ना फलाना फ्लोर पे पहुंचाना है, पहला फ्लोर है, दूसरा फ्लोर है, तीसरा फ्लोर है, किस फ्लोर पे उसके लाना है। तो ये हर चीज़ का एक यूनिक एड्रेस होता है, मतलब अलग अलग एड्रेस होता है। बेसिकली सेम कंप्यूटर में भी होता है। तुम उसको सेल में मतलब पार्ट में डिवाइड करोगे, छोटे छोटे पार्ट में, तो हर सेल का यानी कि हर ड्राइव का, हर स्टोरेज, छोटे छोटे स्टोरेज का अपना एक यूनिक एड्रेस होगा। विच वेरी फ्रॉम 0 टू मेमोरी साइज -1। बेसिकली देखो ये 0 से मतलब ये जो स्टोरेज है वो वैरी करता है यार 0 से मेमोरी साइज तक, विच इज़ इक्वल टू, मतलब कहने का मतलब ये है कि जब उसको तुम पार्टीशन करोगे वो तुमसे पूछेगा कि भाई टोटल स्टोरेज तुम्हारा ये है, तुम जो पार्टीशन कर रहे हो, जो डिवाइड कर रहे हो स्मॉल पीसेस में, उसको कितना साइज देना चाहते हो, ठीक है ना। तो वो अदर पार्ट है यार, उसके में उतना घुसना नहीं है क्योंकि देखो बेसिकली तुम्हें पढ़ना बेसिक है, ठीक है ना, तो उतना डीप जाने का कोई ज़रूरत नहीं है भाई। और तुम्हारा मे बी एग्ज़ाम पास में होगा तो ऊपर ऊपर से पढ़ो जितना सफिशियंट है, ज़्यादा डीप जाने का कोई सीन नहीं बनता। तो बेसिकली मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया भाई कंप्यूटर मेमोरी या फिर कंप्यूटर स्टोरेज का 2 पार्ट होता है। प्राइमरी मेमोरी बोल लो या फिर प्राइमरी स्टोरेज बोल लो, एक ही चीज़ है। सेकेंडरी मेमोरी बोल लो या फिर सेकेंडरी स्टोरेज बोल लो, एक ही चीज़ है। अब जो सेकेंडरी मेमोरी बोल लेते हैं या फिर सेकेंडरी स्टोरेज बोलते हैं, इसका देखो एग्जाम्पल हो जाता है
फ्लॉपी डिस्क हो गया, फ्लश डिस्क हो गया, HDD जिसे हम हार्ड ड्राइव डिस्क बोलते हैं, SDD बोलते हैं स्टैटिक। बेसिकली जो हार्ड ड्राइव होता है ना, ये तुम्हारा मैग्नेट पे काम करता है, ठीक है। और ये जो होता है ना SDD, ये तुम्हारा या फिर फ्लो पे काम करता है, ये कह सकते हैं हम लोग। तो HDD होता है ना, और जो SSD होता है, तो फास्ट कौन होता है? तो जाहिर सी बात SDD जो होता है भाई मोर फास्टर होता है एज़ कम्पेयर टू HDD। और ये दोनों तो भाई उससे भी स्लो होते हैं, HDD से भी स्लो होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों सबसे ज़्यादा स्लो है, मतलब ऊपर से नीचे तक आओगे ना तो फास्टर तुम्हें मिलेगा, कहने का मतलब ये है। अब जो प्राइमरी स्टोरेज होता है भाई, उसे हम रैम और रोम कहते हैं जनरली। रैम और रोम प्राइमरी स्टोरेज में आ जाता है। जो सेकेंडरी स्टोरेज हो जाता है वो मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस, जिसके हम हार्ड डिस्क ड्राइव कर रहे हैं, HDD जो मैग्नेट पे काम करता है। और जो SSD होता है सेमी कंडक्टर स्टोरेज होता है, जो बेसिकली सेमी कंडक्टर यानी कि करंट के फ्लो पे काम करता है, ठीक है ना। तो ये सेमी कंडक्टर से बना हुआ होता है, ये मैग्नेट की कंपोनेंट से बना हुआ होता है। तो इसको हम सेकेंडरी स्टोरेज कर सकते हैं। और प्राइमरी स्टोरेज में रैम और रोम हो गया। रैम को हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, रोम को रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, ये तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है, तो इसे ध्यान में रखना, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेसिकली, देखो रैम और रोम के बीच में जो डिफरेंस होता है, और साथ में रैम और रोम एक्चुअल में चीज़ होता क्या है उसके बारे में यहाँ पे तुम देख सकते हो चीज़। तो देखो रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गया, रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी हो गया। ये देखो भाई जो रैम होता है ना वो वोलेटाइल मेमोरी होता है, ये नॉन वोलेटाइल। अब बेसिकली देखो वोलेटाइल होता क्या है, तो जो रैम होता है वो तुम्हारा वोलेटाइल होता है, मतलब ना कि ये भूलता है जल्दी से। और रोम मतलब हो गया ना नॉन वोलेटाइल मेमोरी हो गया, जो भूलेगा नहीं चीज़। मतलब कि ना जो तुम्हारा फ़ोन है वो जनरली वर्क करता है ना रैम पे, ठीक है। तुम्हारा जितना अच्छा रैम रहेगा ना उतना इफिशिएंटली तुम चीज़ों को बदल सकते हो। जैसे कि तुमने अभी व्हाट्सअप ओपन करा, व्हाट्सअप को तुमने क्लोज करा, तुमने फेसबुक ओपन करा, फेसबुक को क्लोज करा, इंस्टा ओपन करा, उसके बाद मिनिमाइज सेक्शन में जाओगे ना, फिर से तुम्हें व्हाट्सअप का एक तो सीन दिख जाएगा रिसेंट वाले में। उस पर व्हाट्सअप पे क्लिक करोगे ना, जाहिर सी बात है वो रीलोड ले लेगा, यानी कि स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा। तो वो ये क्या होता है ना, रैम में जो चीज़ स्टोर करके रखा जाता है ना, मतलब देखो उतना नहीं समझ में आ रहा ना, तो जो चीज़ फ़ोन में या फिर तुम अपने सिस्टम में या फिर तुम अपने कंप्यूटर लैपटॉप में जो चीज़ एक्चुअल में काम कर रहे हो, जैसे कि ना मैंने अभी प्रेजेंटेशन खोला हुआ है, तो ये जो प्रेजेंटेशन जिस चीज़ पे रन कर रहा है ना वो रैम पे रन कर रहा है। किस चीज़ पे रन कर रहा है? रैम पे। और मैंने जो प्रेजेंटेशन ओपन करा हुआ है इसको तो कहीं ना कहीं मैंने सेव करा हुआ होगा ना, तो वो जो मैंने सेव करा हुआ होगा वो तुम्हारा रोम पे हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे मैंने सेव करके रखा हुआ है वो रोम पे, और जहाँ पे मैंने ओपन करके रखा हुआ है उसे हम कहेंगे रैम। इस इज इक्वल टू जो रैम है वो चीज़ों को रन करने में हेल्प करता है, इसलिए वो वोलेटाइल हो जाता है। मैंने वो प्रेजेंटेशन क्लोज कर देना है, तुम्हारा रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो वोलेटाइल होता है, यानी कि वो भूल जाएगा। तो मैंने जैसे ही अपना प्रेजेंटेशन क्लोज करना है, ये तुम्हारा जो भी है, मैंने जैसे कि यहाँ पे ना हाईलाइट करके रखा हुआ है रैम को, जैसे कि मैंने एक ना ये बना दिया, ठीक है। अब जैसे ही मैंने इसको क्लोज करूँगा ना, दोबारा ओपन करूँगा, तो ये सेव नहीं होगा तुम्हारा। तो बेसिकली क्या हुआ कि ये जो चीज़ मैंने स्क्रीन पे करा, ये चीज़ को रैम क्या किया, भूल गया। और जो रोम होता है ना भाई वो नॉन वोलेटाइल होता है। नॉन वोलेटाइल होता है अगर जो चीज़ मैं अब यहाँ स्क्रीन पे कर रहा हूँ उसको मैंने सेव कर दिया, तो सेव कहाँ पे जाकर होगा? वो रोम में जाके सेव होगा। उस केस में क्या होगा ना, जब भी तुम ओपन करोगे ना इस चीज़ को, तो एक्चुअल में जो चीज़ करा हुआ है ना वही चीज़ तुम्हें मिलेगा। तो वोलेटाइल का मतलब होता है भूलना, नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है नहीं भूलना। भाई समझ में आ रहा होगा। अब देखो रैम जो होता है अलाउ रीडिंग एंड राइटिंग। जो रैम मेमोरी होता है या फिर रैम एज अ स्टोरेज होता है, वो क्या करता है कि अलाउ करता है तुम्हें लिखने और पढ़ने में, मतलब चीज़ों को ऑपरेट करने में, ठीक है। तो मैं अभी कुछ यहाँ पे एक्चुअल में लिख रहा हूँ या फिर कोई चीज़ तुम्हें पढ़ के बता रहा हूँ, ये कहाँ पे काम हो रहा है? तो ये तुम्हारे रैम पे वर्क कर रहा है। अब देखो जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है जिसे हम रोम कहते हैं, वो अलाउ ओनली रीडिंग करता है, मतलब बेसिकली वो लिखने का काम नहीं करता। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है ना, अभी मैंने प्रेजेंटेशन को कट कर देना है ना, तुम्हें मैंने दोबारा प्रेजेंटेशन ओपन करना है, जो मैंने लिखा वो तुम्हें दिखेगा ही नहीं भाई। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो रोम होता है वो सिर्फ रीडिंग को अलाउ करता है, और जो रैम होता है वो रीडिंग एंड राइटिंग दोनों को अलाउ करता है। एक तरह से ये डिफरेंस है, एक तरह से करो दोनों का डेफिनेशन है भाई।
तो जो वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, भूलना, तो बेसिकली ये टेम्प्रोरी स्टोरेज हो जाता है। और नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है भूलना नहीं, मतलब परमानेंट स्टोरेज। तो जो रोम होता है वो परमानेंट स्टोरेज होता है। अब जो रैम होता है ना भाई, वो फास्टर मेमोरी होता है एज कम्पेयर टू रोम। तो रैम और रोम में ज़्यादा फास्ट कौन होगा, तो रैम ज़्यादा फास्ट होगा, और जो रोम होगा वो स्लो होगा। स्लो किसके कंपैरिजन में होगा, तो रैम के कंपैरिजन में स्लो होगा भाई। कहने का मतलब ये है। और जो रैम होता है भाई वो थोड़ा कॉस्टली होता है, ठीक है ना, मतलब महंगा होता है। और जो रोम होता है वो चीपर होता है, चीपर देन रैम होता है, मतलब रैम से सस्ता होगा। ये भी होगा महंगा, लेकिन रैम से सस्ता होगा। रैम होगा वो ज़्यादा महंगा होगा। अब बेसिकली देखो यार, जो स्टोरेज है तुम्हारा वो वर्क किस तरह से करता है। तो देखो, एज अ यूज़र तुमने कुछ इनपुट दिया अपने सिस्टम में, लाइक मैंने ना कुछ कीबोर्ड से टाइप करा या फिर माउस से कुछ क्लिक करा, ठीक है। तो ये इनपुट डिवाइसेस हो गए, इतने सारे इनपुट डिवाइसेस, इन सबों से तुम क्या दे सकते हो, इनपुट दे सकते हो। फिर ना ये सीपीयू के अंदर जाता है। सीपीयू के अंदर स्टोरेज डिवाइस तुम्हारा होता है, वो फ्लॉपी डिस्क हो सकता है, रोम हो सकता है, या फिर हार्ड डिस्क ड्राइव हो जाता है। या तुम यहाँ पे जाके सेव होगा प्रोसेस होने के बाद, और फिर तुम्हें यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा जो चीज़ मिल रहा है। तो बेसिकली सीपीयू के अंदर ही एक पार्ट होता है स्टोरेज डिवाइस, जो तुम्हारे सीपीयू के अंदर मिल जाएगा। वहाँ पे ना चीज़ों को सेव करके रखा जाता है। तो मे बी तुम्हें समझ में आ गया होगा कि स्टोरेज डिवाइस होता क्या है एक्चुअल में। अब हम बात करते हैं रेसिस्टर के बारे में। भाई रेसिस्टर एक्चुअल में चीज़ क्या होता है, तो बेसिकली यार देख लो, रेसिस्टर तुम्हें इस तरह से देखने को मिलेगा। बेसिकली ये तुम्हारा रेसिस्टर है, और ये जो है तुम्हारा वो मदरबोर्ड है, ठीक है। ये मेन बोर्ड है जिसे हम मदरबोर्ड कहते हैं। यहाँ पे ना इस फोल्डर पे ग्राफिक्स कार्ड होता है तुम्हारा, और यहाँ पे तुम्हारा मेमोरी रैम, जो रैम और रैम लगा हुआ था, रोम तो अलग जगह लगा हुआ रहता है। और यहाँ पे बीच में ना तुम्हारा प्रोसेसर होता है, ठीक है। यहाँ पे प्रोसेसर होता है जिसे जीपीयू कह रहे हैं हम, ठीक है। और ये तुम्हारा रेसिस्टर होता है, ठीक है। तो देखो, ये रेसिस्टर बेसिकली होता क्या है, तो ये एक स्मॉलेस्ट कंपोनेंट होता है तुम्हारे सीपीयू का, ठीक है। तुम्हारा जो सीपीयू है उसका, जो तुम्हारा प्रोसेसर है उसका ना एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, यानी कि कंपोनेंट होता है, एक स्मॉलेस्ट कंपोनेंट होता है जो कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बेसिकली रेसिस्टर क्या करता है, तो जो तुम्हारा करंट का फ्लो है, मतलब कि जैसे कि तुमने अपने सिस्टम में तो करंट दिया होगा ना भाई, इलेक्ट्रिसिटी से उससे कनेक्ट करा होगा, तो जो करंट का फ्लो है वो तुम्हारे सीपीयू के पास आएगा, तो उसे ये कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है, तो तुम्हारा रेसिस्टर। रेसिस्टर का काम क्या होता है, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लो हमारे सिस्टम में आ रहा है, हमारे सीपीयू में आ रहा है, उसको कंट्रोल करना। और इट हेल्प मैनेज वोल्टेज लेवल टू इंश्योर डिफरेंट पार्ट ऑफ सीपीयू रिसीव राइट अमाउंट ऑफ पावर। देखो, पावर का कहने का मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। तो ये एक तरह से तो तुम्हारा कंट्रोल कर रहा है, एक छोटा सा कंपोनेंट है तुम्हारे कंप्यूटर का, तुम्हारे पूरे सिस्टम का। और ये कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और ये साथ में ना वोल्टेज को मैनेज करता है। लाइक ना, वोल्टेज थोड़ा सा अप हो सकता है, थोड़ा सा डाउन हो सकता है, किसी को नहीं पता है ना, वोल्टेज तो अप डाउन कभी भी हो सकता है। तो ये क्या करता है ना कि वोल्टेज को थोड़ा कंट्रोल करके रखता है, ताकि सीपीयू से होते हुए करंट जो अदर पार्ट में जा रहा है, उसको राइट अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी यानी कि पावर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसे ये मैनेज करके रखता है, ठीक है। दिस हेल्प प्रिवेंट ओवर हीटिंग एंड डैमेज। ये ऑल्सो देखो, जैसे कि तुम्हारा करंट अगर, यानी कि जो वोल्टेज है, तो वो तुम्हारा ऊपर नीचे होगा, लाइक कभी ज़्यादा हो जाएगा कभी कम हो जाएगा, उसको कंट्रोल करने वाला नहीं होगा। तो वो तुम्हारे सिस्टम में ओवर हीटिंग को बढ़ावा दे सकता है, यानी कि ओवर हीटिंग थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, और ओवर हीटिंग के कारण तुम्हारा जो सिस्टम है वो थोड़ा डैमेज हो सकता है। तो बेसिकली क्या करता है, उसको एक ओवरफ्लो को, या फिर कह लो वोल्टेज अप डाउन जो होता है उसको ये कंट्रोल कर रहा है। तो ये एक तरह से प्रिवेंट मतलब होता है भाई बचाना, ठीक है ना। तो वो जो रेसिस्टर है वो बचाता है ओवर हीटिंग और डैमेज से, ताकि वो इसलिए बचाया जाता है भाई, क्योंकि जो तुम्हारा सिस्टम है, जो तुम्हारा कंप्यूटर है, तुम्हारा लैपटॉप है, वो ज़्यादा टाइम तक रन कर सके, ठीक है ना। मतलब ज़्यादा लाइफ उसका थोड़ा बढ़ जाएगा ना भाई, जाहिर सी बात है। ओवर हीटिंग और डैमेज से वो प्रोटेक्ट कर रहा है ना, जो रेसिस्टर है वो क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है तुम्हें। तो अलाउिंग द सीपीयू टू वर्क इफिशिएंटली एंड रिलायबली। रिलायबली का मतलब ये होता है भाई उसका लाइफ को इंक्रीज कर देना, ठीक है ना। और इफिशिएंटली मतलब होता है कि अपने पूरे इफिशिएंसी से काम करना, जितनी उसकी क्षमता है ना उस हिसाब से काम करना, ठीक है।
इन सिंपल टर्म रेसिस्टर हेल्प कीप द सीपीयू रनिंग स्मूथली बाय रेगुलेटिंग इलेक्ट्रिक सिग्नल का। अगर सिंपल वर्ड में इसको समझा जाए तो जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है उसको ना रेगुलेट करता है, यानी कि मैनेज करता है, ताकि तुम्हारा जो सीपीयू है वो स्मूथली रनिंग करे। स्मूथ रनिंग करेगा भाई, इसलिए तो आउटपुट तुम्हें स्मूथ मिलेगा। नहीं तो पता चला कि स्मूथ रन नहीं कर रहा, तुम्हारा लैग करने लगा सिस्टम, ये करने लगा वो करने लगा, तो प्रॉब्लम्स को ये किस तरह से रिजॉल्व करने का ट्राई करते। तो मे भी तुम्हें रजिस्टर समझ में आएगा। फिगर से मैंने समझाने का ट्राई किया, कुछ इस तरह से दिखता है भाई। जब मदरबोर्ड कुछ इस तरह से होता है, चीज़ें इस तरह से असेंबल की जाती है। जो नेक्स्ट टॉपिक तुम्हें पढ़ना है वो कंट्रोल यूनिट, बेसिकली ALU के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब ALU का मतलब होता है भाई अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और कंट्रोल यूनिट को हम CU बोलते हैं, जनरली ये हाईलाइट किया हुआ है। और ALU बेसिकली इसका मतलब होता है तुम्हारा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है। और CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। तो हम पहले कंट्रोल यूनिट के बारे में बात करते हैं। तो कंट्रोल यूनिट होता है भाई तुम्हारा एक तरह से ब्रेन को मैनेज जो करता है ना, तुम्हारा पूरे सिस्टम में जो CPU हो गया वो तुम्हारा ब्रेन हो गया, कंप्यूटर का पूरा क्या हो गया, ब्रेन हो गया। तो जो कंट्रोल यूनिट है यानी कि जो CU है वो ब्रेन मैनेजर के लाइक काम करता है या फिर एक्ट करता है एज एक्टिंग, जो उसका होता है मतलब जो तो उसका वर्क है वो एज अ ब्रेन मैनेजर का वर्क है। किसका वर्क है, तो कंट्रोल यूनिट का। कहाँ पे वर्क है, तो तुम्हारा CPU में। तो ये डायरेक्टली ऑपरेशन जो CPU के अंदर ऑपरेशन हो रहा है उसके डिफरेंट पार्ट में, उसको क्या करता है, डायरेक्ट मैनेज करता है। बेसिकली ना तुमने कोई इनपुट करा, ठीक है, अपने सिस्टम में, तो वो CPU के पास जाएगा ना भाई, क्योंकि वो उसका ब्रेन है। तुमने कुछ इनपुट करा, उसको आउटपुट कैसे दिखाना वो तो तुम्हारा CPU हैंडल करेगा। तो CPU के अंदर उसका ब्रेन मैनेजर होता है जिसको हम कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। ये क्या करता है, ऑपरेट करता है, या फिर डायरेक्ट ऑपरेशन जिसको बोलते हैं कि मैनेजर है तो डायरेक्ट ऑपरेट करेगा। किस तरह से उसे आउटपुट दिखाना है, इनपुट मिला तो किस तरह से उसे आउटपुट दिखाना है, ये जो इंस्ट्रक्शन देने का काम होता है ना तुम्हारे पूरे सिस्टम में, वो इसका काम होता है। किसका, तो कंट्रोल यूनिट का। बेसिकली नाम से ही तुम्हें क्लियर हो रहा है कंट्रोल यूनिट। तो क्या कर रहा है, एक तरह से कंट्रोल। मैनेजर का काम क्या होता है यार, तुम लोगों को जनरली देखा होगा, जो मैनेजर होता है, मैनेजर एक पोस्ट होता है। तो मैनेजर का काम क्या होता है, तुमने होटल में देखा होगा, होटल का जो मैनेजर होता है उसका काम क्या होता है, चीज़ों के फ्लो को सही ढंग से चलाना, सिस्टमैटिक ढंग से चलाना, कि चीज़ें कैसे कैसे काम कर रही है, कौन सही से काम कर रहा है, कौन सही से नहीं करना, एक बार देख रेख करना। बेसिकली कहने का मतलब ये। तो जो मैनेजर का मतलब ये होता है कंट्रोल करना, चीज़ों को कंट्रोल करना कि वो सही ढंग से चल रहा है कि नहीं। तो कंट्रोल यूनिट का काम नाम से ही समझ में आ रहा है कि चीज़ों को ये कंट्रोल करेगा कि सही ढंग से फ्लो हो रहा है कि नहीं, जो ऑपरेशन होना चाहिए, मतलब जो यूज़र को चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं, और नहीं मिल रहा तो क्यों नहीं मिल रहा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा कंट्रोल यूनिट। देखो यार, यहाँ से ना इनपुट देगा एक ही यूज़र, क्या गया, इनपुट डिवाइस बेसिकली कीबोर्ड, माउस, माइक, ये सब हो गया भाई। तो यहाँ से ना यूज़र इनपुट देगा, उसमें बीच में ना एक सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट, इसको हम CPU बोल रहे हैं, हम लोग CPU बोल रहे हैं इसको, कंट्रोलर प्रोसेसिंग यूनिट को। यानी उसके अंदर ही आता है कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जिसको हम ALU बोल रहे हैं, जिसको हम CU बोल रहे हैं। ये हो गया तुम्हारा CU, ये हो गया तुम्हारा ALU, ठीक है। तो ये जो कंट्रोल यूनिट है और ALU है, ये दोनों आपस में काम करता है, ठीक है ना। उसके बाद तुम्हें आउटपुट यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो CU का मतलब समझ में आया, कंट्रोल यूनिट। ये तुम्हारा CPU के अंदर होगा, और जो ALU होगा वो भी CPU के अंदर होगा, लेकिन जो CU होगा वो एज अ ब्रेन मैनेजर एक्ट करेगा, जो चीज़ों को कंट्रोल करेगा। और अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट का मतलब होता है भाई ALU रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन। देखो ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ये सिर्फ तुम्हें अर्थमेटिक मतलब समझ में आ रहा है ना, मैथ, कैलकुलेशन। अर्थमेटिक मतलब होता है मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन जिसे हम बोल रहे हैं। तो जो भी तुम्हारे सिस्टम के अंदर जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है उसको हैंडल कौन करेगा, तो ALU हैंडल करेगा, ठीक है। जितना भी कैलकुलेशन का पार्ट होगा तुम्हारे पूरे इंटायर सिस्टम में, उसको जो हैंडल करने वाला होगा वो CPU के अंडर होगा, जिसे हम ALU बोलेंगे। ALU को हम अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के नाम से जानते हैं। अभी एक नोट है भाई, इसको तुम देख लो। अब ये नोट बेसिकली है क्या, दी कंट्रोल यूनिट मैनेज दी ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ CPU में ओवरऑल लगभग जितना 90% जो ऑपरेशन को देखता है वो कौन देखता है, तो तुम्हारा कंट्रोल यूनिट देखता है, ठीक है ना, जो एक मैनेजर की तरह एक्ट करता है, जो चीज़ों को मैनेज करके रखता है। While the ALU does not actual math and logic work,
तो जो ए यू है वो सिर्फ जो तुम्हारा कैलकुलेशन होता है, यानी कि जो एक्चुअल मैथ कर रहे हैं और जो लॉजिक से रिलेटेड काम होता है वर्क कर रहा है ना, तो बेसिकली जो लॉजिक और कैलकुलेशन या फिर जो मैथ से रिलेटेड काम होगा तुम्हारे पूरे इंटायर सिस्टम में, उसको एएलयू देखेगा तुम्हारा। और बाकी इंटायर जितना भी बच गया उसे तुम्हारे अंदर सीपीयू के अंदर जो काम होगा उसको कौन देखेगा, तो सीयू, जिसे हम कंट्रोल यूनिट के नाम से जान रहे हैं, ठीक है। और टुगेदर दे इनेबल सीपीयू टू प्रोसेस इन्फॉर्मेशन। और तुम्हें मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि सीपीयू के अंडर ही एएलयू और सीयू दोनों होता है, और ये दोनों आपस में कोऑर्डिनेशन बना के काम करता है ताकि जो भी काम हो रहा है तुम्हारे पूरे सिस्टम में वो इफिशिएंटली और स्मूथली जल्दी से जल्दी हो, ताकि तुम्हें आउटपुट सही ढंग से मिले। तो अब टाइप ऑफ बसेस की बात करते हैं भाई। तो ये जो टाइप ऑफ बसेस है भाई, अब देखो बसेस बेसिकली होता है क्या है, ठीक है ना। तो यार देखो, बस मतलब ना कि जिसमें तुम ट्रैवल करते हो वो बस नहीं है, चीज़ वही है, काम वही है, लेकिन इसमें ना बसेस का मतलब होता है जनरली अगर समझा जाए तो केबल्स। मोबाइल चार्ज करने के लिए जो केबल्स यूज करते हो ना, वो भी एक तरह का बस है, ठीक है। अब इसके लिए थोड़ा सा बताता हूँ मैं। देखो, तुम्हारे सिलेबस में एड्रेस बस पढ़ना है, डाटा बस पढ़ना है, कंट्रोल बस पढ़ना है, ठीक है। ये 3 बस तुम्हारे सिलेबस में पढ़ना है बस। अब बेसिकली देखो, पहले मैं बस जनरल हम लोग जो बस लेते हैं, हम लोग जो जानते हैं ट्रैवल करने के लिए जो बस लेते हैं। अब चलो किसी को पटना से ना दिल्ली जाना है, ठीक है। उन्होंने बस लिया, ठीक है, बस लिया, पटना से बस लिया, दिल्ली पहुंचा, फिर उन्होंने बस छोड़ा, ठीक है ना। तो बेसिकली बस का काम क्या हुआ, तुमको पटना से दिल्ली लेकर के गया, ठीक है। उसके बाद अगर एक लैंग्वेज में बोला जाए तो बस का काम क्या है भाई, तो एक ट्रैवल का काम है, ठीक है ना। तुम्हें एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम है। तो यहाँ पे जो केबल्स होते हैं ना, उसे हम बस बोलते हैं, ठीक है। इन कंप्यूटर लैंग्वेज जो केबल्स बेसिकली जो होता है ना, यूज होता है कुछ इस तरह से, तुम्हें केबल्स दिखेंगे। ये सारे केबल्स क्या हैं, इन सारे केबल्स को बस बोला जाता है, ठीक है। अब 3 तरह के बसेस होते हैं, समझ में आ रहा है। तो जो बस होता है उसका काम क्या होता है, एक चीज़ को इस जगह से दूसरे जगह तक पहुँचाना। तो जो भाई देखो एड्रेस बस है ना, उसका काम कुछ और होगा। जो डाटा बस है उसका काम कुछ और होगा। जो कंट्रोल बस है उसका काम कुछ और होगा। अब देखो, बस का मतलब तुम्हें समझ में आ गया, जो नॉर्मल डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, वो भी बस है। यहाँ पे जो बस यूज कर रहे हैं वो भी केबल है। तो इस केबल से भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक डाटा जो पहुँच रहा है, जनरली इस डाटा को यहाँ से लेकर के दूसरे जगह तक डाटा हम पहुँचा रही है, क्या करवा रहा है, तो भाई ट्रैवल ही तो करवा रहा है ना एक तरह से, समझ रहे हो। तो एड्रेस बस के बारे में जानते हैं। तो द एड्रेस बस इज अ कम्युनिकेशन पाथवे इन कंप्यूटर दैट कैरीज इंफॉर्मेशन अबाउट डाटा स्टोरेज इन मेमोरी। अब देखो, एड्रेस बस का काम क्या होता है ना, कि जो मेमोरी में तुम्हारा डाटा स्टोर किया हुआ है ना, उसको एक रास्ता दिखाना या फिर कम्युनिकेशन का एक पाथ बनाना। कहने का मतलब ना, तुमने ना अपने सिस्टम में एक कमांड दे दिया कि भाई इस लोकेशन पे जाके मेरा डाटा स्टोर है, चेक करो तो ये डाटा है कि नहीं वहाँ पे। तो ये क्या काम कर रहा है, जो एड्रेस बस है इसने पहले काम क्या किया, तुम्हारा जो डाटा स्टोर किया हुआ है वो कहीं ना कहीं तो स्टोर किया हुआ है ना, उसका कुछ ना कुछ तो एड्रेस होगा। तो पहले इस बस ने क्या किया, तुम्हारे डाटा का एक एड्रेस लोकेट कर दिया कि हाँ यहाँ पे जाओगे तो ये चीज़ मिल जाएगा। उसके बाद क्या करेगा ना, कि तुमने जैसे ही कमांड डाला कि हाँ मुझे चेक करना है, तो बेसिकली एड्रेस बस क्या करेगा ना, उन चीज़ को कम्युनिकेट करेगा कि एक्चुअल में चीज़ मैंने जहाँ पे रखा था, जिस एड्रेस पे मैंने रखा था, वो जो रास्ता मैंने बनाया था एक तरह से उस जगह पे जाने के लिए, कमांड देना मतलब क्या होता है, वो चेक करना होता है एक तरह से। तो वो कम्युनिकेट करेगा कि एक्चुअल में जो चीज़ उस जगह पे रखा हुआ था भाई है कि नहीं वहाँ पे, ठीक है। तो एड्रेस बस का काम समझ में आ गया। इट हेल्प CPU नो अ स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ डाटा नीडेड टू एक्सेस। कहने का मतलब ये है ना, कि जो तुमने डाटा स्टोर करके रखा हुआ था कोई भी जगह पे, यानी कि कोई भी स्टोर करके रखा हुआ था कोई भी एड्रेस पे, जैसे बेसिकली तुम्हारा पूरा सिस्टम है, इंटायर सिस्टम है, वहाँ पे तुमने डाटा कहीं इधर रख दिया, कहीं उधर रख दिया, कहीं उधर रख दिया, तो हर डाटा का एक एड्रेस होगा ना कि हाँ ये यहाँ पे जाके रखा हुआ है। तो बेसिकली ये जो एड्रेस बस होता है ना, वो बीच में मतलब तुम जब उस डाटा तक पहुंचोगे, उस डाटा के बीच में एक पाथवे मतलब एक स्टेप फॉलो करना पड़ेगा ना। पहले तुम्हें माई कंप्यूटर ओपन करना पड़ेगा, फिर फलाना फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा, फिर उसको सेलेक्ट करना होता है। ये एक तरह से क्या हुआ, रास्ता बन गया। और वो जिस जगह पे स्टोर किया हुआ वो एक तरह से एक लोकेशन है, एक एड्रेस है उसका। तो जब तुम्हें ज़रूरत हो, जब
तुम्हें ज़रूरत होगा उस डाटा का, तो तुम उसे एक्सेस कर पाओगे। जिस रास्ता को फॉलो करके तुम उसे एक्सेस कर रहे हो, एक्सेस करना बेसिकली मतलब कम्युनिकेशन करना, ठीक है ना। तो जब तुम एक्सेस करोगे उस लोकेशन पे जाओ करके, तो वो जो फ्लो होगा ना, उसे जो देखेगा या फिर जो फ्लो से तुम जाओगे उसे हम एड्रेस बस बोलेंगे, ठीक है। उस डाटा को तुम यूज़ करोगे तो वो किसके थ्रू यूज़ कर रहे हो, तो एड्रेस बस की तरह यूज़ कर रहे हो बेसिकली। वैसा बस, वैसा केबल जिससे हम चीज़ों को एक्सेस कर पा रहे हैं, चीज़ों को देख पा रहे हैं, चीज़ों को एक जगह से दूसरे जगह ले करके जा रहे हैं, एक एड्रेस दे रहे हैं, एक लोकेशन दे रहे हैं, उसे हम एड्रेस बस कहेंगे, ठीक है। अब डाटा बस की बात करते हैं, तो बेसिकली यार वैसा बस, वैसा केबल जो डाटा को यहाँ से वहाँ पहुँचाए, उसे हम डाटा बस कहेंगे, सिंपल लैंग्वेज। अब तुम्हें मैं जो लिखा हुआ है वो भी बता देता हूँ। द डाटा बस इज अ कम्युनिकेशन पाथवे इन अ कंप्यूटर दैट कैरीज एक्चुअल डाटा between CPU, memory and other component. It allow information to be transferred back and forth. बैक एंड फोर्थ का मतलब होता है भाई आगे पीछे, मतलब यहाँ से वहाँ। तो कहने का मतलब कि वैसा लोकेशन जहाँ पे कोई डाटा रखा हुआ है, तो डाटा बस की हेल्प से या फिर यूज से, या फिर डाटा बस एक वैसा बस है या फिर ऐसा केबल है जिससे हम क्या करते हैं ना कि अपने कंप्यूटर के जो एक्चुअल डाटा है उसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो ट्रांसफ़र करने के बीच में जो चीज़ काम आता है उसे हम डाटा बस कहते हैं। तो बस का मतलब क्या हुआ, ये ट्रैवल करने का मीडियम है, ठीक है ना। कि बस से हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को यहाँ से वहाँ लेकर के जा सकते हैं। तो चीज़ों को यहाँ से वहाँ लेके जा सकते हैं ना, तो चीज़ों के जगह पे अगर डाटा आ जाए, डाटा को हम यहाँ से वहाँ स्टोर कर रहे हैं, मतलब आगे पीछे कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ उठा के दे रहे हैं, यहाँ से वहाँ उठा के दे रहे हैं, तो उन चीज़ों को इधर से उधर ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना, तो उसे हम कहेंगे डाटा बस, ठीक है। अब भाई कंट्रोल बस के बारे में बात करते हैं। द कंट्रोल बस इज अ कम्युनिकेशन पाथवे इन अ कंप्यूटर दैट कैरीज कंट्रोल सिग्नल बिटवीन सीपीयू एंड अदर कंपोनेंट। कहने का मतलब है सीपीयू और कोई अदर कंपोनेंट है, उसके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है ना, तो उसको एक बस कंट्रोल करता है, ठीक है ना, जो हेल्प करता है एक रास्ता डिफाइन करने में। अब जैसे कि ना तुम्हें अभी विंडो को शट डाउन करना है भाई, ठीक है। तो तुम्हें विंडो को शट डाउन करना है, तो तुम्हारा जो सीपीयू है उससे कुछ इनपुट देना पड़ेगा। तो इनपुट क्या चीज़ से दोगे, माउस से दोगे या फिर कीबोर्ड से दोगे तुम। तो कीबोर्ड और तुम्हारा सीपीयू यानी कि तुम्हारा सिस्टम, या फिर तुम्हारा माउस या फिर तुम्हारा सिस्टम, इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा ना, एक तरह से वो रास्ता हो गया ना भाई, कम्युनिकेशन करने का रास्ता। मतलब शट डाउन करने का प्रोसेस होता है ना, स्टार्ट बटन पे जाते हैं, उसके बाद हम लोग वहाँ पे शट डाउन वाले बटन पे क्लिक करते हैं, तब ना तुम्हारा इंटायर सिस्टम शट डाउन होता है, यानी कि बंद होता है। तो ये एक तरह से रास्ता हो गया। और जो शट डाउन, तो वो एक ही जगह पे रहा, तो वो तो उसका लोकेशन हो गया। तो इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन करने में हेल्प कर रहा है ना, जो चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, कि तुमने जैसे ही शट डाउन बटन पे क्लिक करा, तुम्हारा जो इंटायर सिस्टम है वो धीरे धीरे बंद होने लगा। तो बेसिकली ये एक तरह से सीपीयू तुम्हारा इस चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है ना, तो उसके बीच में जो केबल का कनेक्शन होगा ना, उसे हम कंट्रोल बस कहेंगे, ठीक है। This signal coordinate and manage activity of the computer, telling parts when send or receive data when performing a specific task. अब लाइक ना तुम्हें एक कोई सॉफ्टवेयर अपना इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में, तो लाइक तुम क्या करोगे, उस सॉफ्टवेयर पे जाओगे, जो उसका सेटअप रहेगा, जो उसका एप्लीकेशन रहेगा एक होता है ना, उस पर क्लिक करोगे, उसके बाद इंस्टॉल पे क्लिक करोगे, तो इंस्टॉल होकर के वो डाटा कहीं ना कहीं सेव होगा तुम्हारे स्टोरेज, तुम्हारे सिस्टम में, स्टोरेज डिवाइस में कहीं ना कहीं तो डाटा सेव होगा ना, क्योंकि तुमने उसको इंस्टॉल करा, तो कहीं ना कहीं जाके तो सेव होना ही है भाई। तो देखो, जब तुमने उस एप्लीकेशन या फिर उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करा, तो उसको ना परमिशन चाहिए तुम्हारे वीडियो मतलब तुम्हारे कैमरा का, ठीक है। जो लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में तुमने जो कैमरा सेटअप किया हुआ है, उसका उस सॉफ्टवेयर को एक्सेस चाहिए। तो वो तुमसे मांगता है ना कि अलाउ करने के लिए जनरली मांगता है। तुमने अपना फ़ोन एग्जांपल में ले लो, तुम्हें ना कोई ना एप्लीकेशन तुमने इंस्टॉल किया, उसे ना तुम्हारे कैमरा का एक्सेस चाहिए। तो भाई तुम्हारे फ़ोन में कैमरा का पार्ट अलग है, तुम्हारा सीपीयू का पार्ट अलग है, तुमने जहाँ पे उसको इंस्टॉल किया वो स्टोर हुआ कहीं पे, उसका पार्ट अलग है। तो तीनों के बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए। जब मुझे कोई टास्क करना है या फिर कोई एप्लीकेशन ओपन करना है, तो तीनों के बीच में जो कम्युनिकेशन जो होगा ना, वो कंट्रोल बस के थ्रू होगा, ताकि हम इजीली एक्सेस कर पाए चीज़ों को, और हमारा डाटा है वो सही जगह पे जाए, ठीक है ना। वो तुम्हारा बेसिकली तुमसे परमिशन मांग रहा है कि तुम अपना कैमरे के लिए अलाउ करो। तो वो क्या कर रहा है, एक सिग्नल तुम्हारे पास
भेज रहा है, ताकि तुम्हारे स्क्रीन पर शो हो कि हाँ इसको अलाउ कीजिए, तभी ये एप्लीकेशन है वो वर्क कर पाएगा। तो वो डाटा को क्या करेगा, आप जैसे ही क्लिक करोगे वो डाटा को रिसीव करेगा, वो कहीं ना कहीं भेजेगा, वो अपने सॉफ्टवेयर या फिर सिस्टम में सर्वर में भेजेगा, तब ना तुम्हारा जो डाटा सिस्टम वो वर्क करेगा भाई। तो टाइप ऑफ बसेस यहीं पे ख़त्म होता है। तो हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, टाइप ऑफ बसेस तक। बाकी 2-3 टॉपिक्स और बच गया जिसका लेक्चर 3 आने वाला है इसी यूनिट का, और मे बी कल या आ जाए या फिर परसों आ जाए, 1-2 दिन में आ जाएगा। तो वहाँ पे लेक्चर 3 जैसे ही हम लोग एंड करेंगे, वो तुम्हारा लास्ट लेक्चर होने वाला है पूरा एंटायर यूनिट का। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं जो यूनिट 2 होने वाला है, ठीक है। तो भाई देखो, ऊपर आई बटन में और लास्ट में एक इंड स्क्रीन आएगा, वहाँ पर भी तुम्हें इंट्रोडक्शन इस जो ये सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ आईटी, जो हम लोग यूनिट 1 पढ़ रहा है, बेसिक ऑफ कंप्यूटर, उसका ना जो इंट्रोडक्शन लेक्चर है, और जो तुम्हारा लेक्चर 1 है जो इसके पहले मैंने दिया हुआ, क्योंकि ये लेक्चर 2 होने वाला है, तो उसका दोनों का इंड स्क्रीन में दिख जाएगा, ऊपर आई बटन में तुम्हें दिख जाएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा इसका प्लेलिस्ट का एंटायर लिंक मिल जाएगा। तो यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के पास शेयर करो यार, व्यूज़ नहीं आ रहे भाई, तो थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।